Hello everyone, this is Keshav Verma, and today in this session of Indian polity, we will be discussing about the schedules of the Indian Constitution. भारत के संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर अनुसूची बनाई गई है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर सेशन में। देखिए, ये लेक्चर 15 है इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले 14 लेक्चर हम बना चुके हैं। पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया की। हम बात कर चुके हैं यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस वक्त की स्ट्रक्चर क्या थी? उस वक्त 395 अपने पास आर्टिकल्स थे। 395 articles, and there were 8 schedules and 22 parts. ओके, देखिए, अब 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 पार्ट या बार्स हिस्से थे कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए, शेड्यूल्स एक्चुअली एक प्रकार के इंडेक्स होते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स को अलग से रख देते हैं। जैसे हमारे बुक्स के अंदर इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संविधान में 8 चैप्टर थे। ओके, अब संविधान संशोधन कर करके हमने जो है 12 शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। 12 शेड्यूल्स तक ऐड किए हैं, मतलब 4 शेड्यूल्स और नए ऐड हुए हैं एट प्रेजेंट। ओके, सभी के सभी 12 शेड्यूल्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन सभी के। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेड्यूल फर्स्ट बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या है? इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है, वहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कहाँ किन किन देशों के साथ उसकी सीमाएं लगते हैं, क्या उनकी बाउंड्री की लोकेशंस हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर। ओके, एट प्रेजेंट की स्ट्रक्चर देखा जाए तो 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर जो एक सेपरेट स्टेट था और उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा भी था, उसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी होगी और 28 स्टेट हो गए। ओके, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, खास करके दिल्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, दिल्ली हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय द 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1989। ओके, दिल्ली को जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया बाय द 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। ओके, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यहाँ बात हुई, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है बाई आर्टिकल 368। ओके, एग्जाम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, बाई ए स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेजोरिटी, वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ओके, लेटेस्ट जो हमारे पास स्टेट बना था वो था तेलंगाना 2014 में, और ये बना था हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ओके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द कैपिटल्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी आर इन इंडिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स देख लेते हैं। यस, देखिए, बात करते हैं सेकंड शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल नंबर 2। इट्स टॉक अबाउट द सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ प्रेजिडेंट, गवर्नर्स, चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एटसेट्रा। देखिए, इंडिया के जो मेन ऑफिसेज हैं, उन सब में जो हेड हैं, चीफ हैं, उन सब की सैलरी अलाउंस, प्रेजिडेंट की सैलरी, जजेस की सैलरी क्या है, उनके अलाउंसेस भत्ते क्या हैं, पेंशन क्या है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, सैलरी इज विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको बोलते हैं आप संचित निधि, उससे जो है सैलरी ड्रॉ की जाती है हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, ऑलराइट, जो इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं उन सब की। कंसोलिडेटेड फंड के बारे में और पॉइंट्स आप लिख लीजिए। द गवर्नमेंट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड।
तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं लास्ट में, तभी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है खर्चा कर सकते हैं। द पेंशन ऑफ दिस फंड इज गिवन इन आर्टिकल 266(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, each state can have its own consolidated fund of the state with similar provisions। ओके, हर स्टेट का एक consolidated fund है जिसके जरिए वो है अपने important officers की सैलरी निकाल सकता है। The Controller and Auditor General of India audits these funds and reports of these relevant legislature on their management। ओके, क्या है जो हमारा यहाँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये इसकी ऑडिट करता है। ऑडिट करता है मतलब कि खातों की जांच करता है, क्या खर्चा सही तरीके से किया गया है नहीं किया गया है। ओके, सो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में पॉइंट आ गया हमारे पास से जो है भारत का संचित निधि, जिसके अंदर से हम सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिस की निकालते हैं। ओके, कंसोलिडेटेड फंड की बात की जाए तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। ओके, ये तो हो गया हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड, और इन दैट केस सेकंड फंड जो एक नेसेसरी है वो एडिशनल पॉइंट के रूप में आप लिख लीजिए, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, कंटिजेंसी फंड के बारे में बात की जाए, प्रोविजन फॉर दिस फंड इज मेड इन आर्टिकल 267(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 267(1) के अंदर इस कंटिजेंसी फंड के बारे में बात किया गया है। कॉर्पस से इसका है 500 करोड़। द सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड दिस फंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं वो इसको होल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस फंड इज यूज टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोरसीन एक्सपेंडिचर। ईच स्टेट कैन हैव इट्स ओन कंटिजेंसी फंड। देखिए, हमारे पास दो फंड हो गए इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड हमारे पास रेगुलर रूप से जो काम हो रहे हैं, सैलरी निकाल रहे हैं, अलाउंसेस हैं, जो भत्ते हैं, पेंशन है इंपॉर्टेंट ऑफिस की, वो सब हम जस्ट सेकेंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम निकाल रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी, सपोज इंडिया में कोई एमरजेंसी की सिचुएशन है, इन दैट केस कंटिजेंसी फंड से, देखिए कंसोलिडेटेड फंड से हमें आवश्यकता पड़ी यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की एंड देन प्रेसिडेंट सिग्नेचर की। ओके, इन केस ऑफ एमरजेंसी हम पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं बैठा सकते और यहाँ पर एमरजेंसी की सिचुएशन है, इन दैट केस गवर्नमेंट कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, ये जो कंटिजेंसी फंड है इसका कॉर्पस है वो है 500 करोड़ रुपए का, और इसमें से जो भी खर्चा हुआ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से वो सब का सब पूर्ति किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, कंटिजेंसी फंड में से जो पैसा निकला वो बाद में लिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, इसके अंदर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसके अंदर जो हम टैक्स वगैरह से जो कलेक्शन होता है वो सब इसके अंदर ऐड करते रहते हैं। ओके, आगे के पॉइंट से जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए याद रखिए, सेकेंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट दी salary allowance of president, governors and other important officers of India. Okay, article 266(1). all right, with the with the approval of parliament, okay, we can withdraw the money from consolidated fund of India. But in case of contingency fund there is no requirement of parliamentary approval. all right, next schedule number 3 talks about the form of oath and affirmations, president, vice president, judges of high court and supreme court। जो इंडिया के इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं शेड्यूल 3 में उनके बारे में बताया गया है। वहाँ पे ओथ और अफर्मेशन किस तरीके से होगी, क्या अफर्मेशन होगा, क्या ओथ होगा। ओथ हम शपथ, और अफर्मेशन भी एक प्रकार की शपथ ही होती है, लेकिन ओथ होती है जो वो हमारे पास इन द नेम ऑफ गॉड। ओके, अफर्मेशन में क्या है, हम संविधान की या कुछ और चीज़ों के बारे में शपथ लेते हैं, वो एक प्रकार की अफर्मेशन हो गया। आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं गूगल करके देखिएगा अफर्मेशन और ओथ में क्या डिफरेंस है। ओके, फिलहाल के लिए बात याद रखिए, आर्टिकल शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओथ एंड फॉर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ इंडिया। ओके, देखिए ओथ की बात की जाए, ये होती है हमारे पास, जैसे प्रेसिडेंट की ओथ है, ये देखिए आई नेम हमारे रामनाथ कोविंद जी, प्रेसिडेंट महामहिम, आई रामनाथ कोविंद जी do swear in the name of God or solemnly affirm that I will faithfully execute the office of president or discharge the function of president on the Republic of India, this. Okay, so याद रखिएगा, schedule 3 of the Indian Constitution talks about the oath and affirmation of important offices of India. all right, so next one talks about, we will talk about the fourth schedule this is yet एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। ओके, राज्यसभा में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल 4 के अंदर।
शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट दी एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रेंथ है प्रेजेंट डे वो 233 + 12। ओके, 233 यहाँ पे टोटल नंबर है और इलेक्टेड मेंबर्स का, और 12 जो है नॉमिनेटेड हैं ऑन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ओके 233 + 12 की स्ट्रक्चर है हमारे पास फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ओके, मैक्सिमम सीट्स की बात की जाए तो हमारे पास उत्तर प्रदेश या यूपी में है, वो है 31। ओके, आप जिस स्टेट से हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपके राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज विच हैव द राज्यसभा सीट्स। ओके, पुडुचेरी और दिल्ली के हैं जो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज यूटीज, उसके अंदर जो है राज्यसभा के मेंबर्स को अपॉइंटमेंट करने की छूट दी गई है या फिर वहाँ पे प्रोविजन बनाया गया है अंडर द शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा। ओके, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट वन, शेड्यूल 5 के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल 5 एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरिया as well as the scheduled tribes residing in any states other than the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। जो शेड्यूल्स एरिया हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल 5 के अंदर। वहाँ पे प्रोविज़न बनाए गए हैं किस तरीके से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया जाएगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम को छोड़ के जितने भी राज्य हैं इंडिया में, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल एरिया का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो मेंशन किया गया है हमारे शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एज वेल एज द शेड्यूल ट्राइब्स रिजाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। प्लीज़ ये पॉइंट यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, असम के लिए ए, टी के लिए त्रिपुरा, मिजोरम के लिए एम, मेघालय के लिए एम, ATM करके आप प्लस एक एम और लगा लीजिएगा। ओके, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। ओके, सो शेड्यूल 5 टॉक्स अबाउट द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्सेप्ट द स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, नेक्स्ट वन, शेड्यूल 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ATMM। देखिए 5th शेड्यूल के अंदर बात की शेड्यूल एरिया ऑफ ऑल दी स्टेट्स एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6th शेड्यूल में हम क्या करते हैं, सिर्फ इन स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, ATMM। ओके, 5th और 6th देखा जाए तो एक प्रकार से दोनों के दोनों सिमिलर ही हैं। ओके, तो अब बात करते हैं 7th शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट द 3 लिस्ट ऑफ पावर्स। देखिए, हम आपको पता है पहले के लेक्चर में भी हम कई बार बात कर चुके हैं। हमने बात की थी फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। फेडरल स्ट्रक्चर मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ओके, इंडिया एक प्रकार का फेडरल स्टेट है, फेडरल नेशन है। एक्चुअली इट इज़ नॉट ए कंप्लीट फेडरल, इट इज़ ए क्वाजी फेडरल स्टेट और क्वाडी फेडरल नेशनल। ओके, सो देखिए 3 लिस्ट हैं हमारे संविधान के अंदर। पहली लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, जिसके अंदर सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हैं, जैसे कि इमरजेंसी के प्रोविजंस हो गए हमारे पास, और इसके अलावा जो है, जस्ट अ सेकंड प्लीज, यस, डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, हाईवे के हैं, पोर्ट्स के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, इकोनॉमी के हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया या फिर नेशनल लेवल पे इंडिया की बात हो रही हो, तो हम वहाँ पर बात करते हैं। जो टॉपिक्स हैं वो हमारे ऐड किए गए हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। ओके, टोटल 97 आइटम्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट। ओके, प्लीज़ नोट इट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कितने आइटम है यहाँ पे। सो यूनियन लिस्ट है, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर ऐड किए गए हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ
ओके, पार्लियामेंट है वही ला बना सकते हैं इसके ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन होंगे वो पार्लियामेंट जो पास किया जाएगा राज्यसभा लोकसभा से वो, और फाइनली राष्ट्रपति सिग्नेचर करके अलाउड करेगा, तभी यहाँ पर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स केम इनटू फोर्स, विल केम इनटू फोर्स। ओके, सो 97 आइटम्स यूनियन लिस्ट के अंदर। देन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में बात की जाए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट legislature assembly can make the law and there are 62 items in the state list। ओके, स्टेट इंटरेस्ट या राज्य सत्र के जो भी इंटरेस्ट होंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। टोटल 62 आइटम है इसके अंदर। अब देखिए स्टेट लिस्ट पे बात की जाए तो यहाँ पर हमारी कृषि है, हर स्टेट की अपनी एक जोग्राफिकल कंडीशंस है, वहाँ का टेम्परेचर कुछ है, एनवायरनमेंट कुछ है, वहाँ के कल्चर कुछ है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो सकता है अलग अलग हो। ओके, न्याय, जुडिशल रिव्यू, ट्रेजरी का है, या फिर आपका जो है टैक्स कलेक्शन का है, वगैरह वगैरह 62 आइटम हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है वो है कंकरेंट लिस्ट, जहाँ से आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है। कंकरेंट लिस्ट की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट बोथ कैन मेक द लॉ, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लॉ विल बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड देयर आर 52 आइटम्स इन द कंकरेंट लिस्ट। सपोज कोई ऐसा इंटरेस्ट है जहाँ जो कि ना तो नेशनल स्तर का है और ना ही हमारे पास स्टेट लेवल का है। ओके, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट होना है। ओके, मान लीजिए कोई इंटरेस्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन वो हमें किसी राज्य के अंदर अप्लाई करना पड़ गया, तो इन दैट केस क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों लॉ बनाएंगे। अगर दोनों के लॉ मिलते हैं, दोनों के अंदर सहमति बनती है, तो नो डाउट वो लॉ उस स्टेट के अंदर या फिर उस स्टेट राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन दैट केस जो पार्लियामेंट है हमारी, उसने जो लॉ बनाया है वही इम्प्लीमेंट किया जाएगा पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ओके, सो कंकरेंट लिस्ट 52 आइटम्स। शेड्यूल 7 talks about 3 list of powers, union list, state list and concurrent list। यूनियन लिस्ट में 97 आइटम हैं, सभी के सभी नेशनल इंटरेस्ट से हैं। स्टेट लिस्ट में टोटल 62 आइटम्स हैं और सभी के सभी कहीं ना कहीं स्टेट इंटरेस्ट से हैं। और कंकरेंट लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कि ना स्टेट लिस्ट में है ना यूनियन लिस्ट में है। पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज कैन मेक द लॉ, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर ओनली एप्लीकेबल and there are 52 items in the concurrent list। okay, this is the important point। so now we will now discuss about the schedule 8। शेड्यूल 8 में हम बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। 22 लैंग्वेज आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल 8। 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। ओरिजिनली देयर वर 40 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल। जब इनेक्टमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की 26 जनवरी 1950 को, द डे ऑन विच इंडिया बिकेम रिपब्लिक, उस टाइम पे बात की जाए तो यहाँ पर 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी जो कि मेंशन की गई थी 8th शेड्यूल के अंदर। सिंधी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, प्लीज इन पॉइंट का आप नोट बनाइएगा। सिंधी वाज इंक्लूडेड बाय इन द ईयर 1967। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली KMN, आप ऐसे लिख लीजिए प्लीज, KMN were included in the year 1992। okay, Konkani, Manipuri and Nepali were added in the year 1992। Maithili, Santhali, Dogri, Bodo were included in the year 2003। okay, so at present there are 22 language। देखिए 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22। okay, so at present there are 22 languages which are mentioned in the 8th schedule of the Indian Constitution। ओके, ये प्लीज़ आप इनका पॉइंट्स का नोट बनाइएगा, कौन सी भाषा कौन से ईयर में याद की गई थी। KMN वर एडेड इन द 1992। मैथिली, सैंथली, डोगरी, बोडो वर इंक्लूडेड इन द ईयर 2003। अब देखिए ये पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ इनको जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So schedule 8 talks about the 22 languages of the India। okay, so next schedule number 9। 9 schedule was, देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, there were 8 schedule which were originally present in the Indian Constitution। अब देखिए 9वां जो
अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची थी, वो ऐड की गई थी बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि पहला संविधान संशोधन था आर्टिकल 368 के अंदर किया गया था, वो किया गया था 1951 में, और इसी के द्वारा हमने पहला शेड्यूल जो है ऐड किया, शेड्यूल नंबर 9। इट्स टॉक अबाउट एक्ट्स रिलेटेड टू द लैंड टेन्योर एंड लैंड टैक्सेस। जो हमारे पास लैंड से संबंधित टैक्सेस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 9 के अंदर। ओके, मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किस प्रकार किया जाता है वो हम बात करें शेड्यूल 9 के अंदर। कैन बी चैलेंज्ड, देखिए शेड्यूल नंबर 9 है, इट कैन बी चैलेंज्ड ओनली इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। देखिए शेड्यूल नंबर 9 में हमने बात की भाई लैंड किस प्रकार के किसके अंडर में आएगी, उसका किस प्रकार से टैक्स होगा, लेकिन अगर ये जो एक्ट्स हैं इसके अंदर, देखिए 284 टोटल एक्ट्स हैं इसके अंदर शेड्यूल नंबर 9 के अंदर, अगर ये एक्ट्स कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, इन दैट केस इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। आपको पता होगा जुडिशियल रिव्यू नाम की जो प्रोसेस है उसके ज़रिए हम फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हो रहे तो वी कैन गो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ पे पिटिशन लगा सकते हैं रिगार्डिंग दी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो एक्ट्स रिलेटेड टू द लैंड टेन्योर एंड लैंड टैक्सेस आर मेंशन्ड इन शेड्यूल नंबर 9। दिस कैन बी चैलेंज्ड इफ it violates the fundamental rights. Okay, next schedule number 10, added by the 52nd constitutional amendment in the year 1985. okay, 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था उसके जरिए ही शेड्यूल नंबर 10 को ऐड किया गया। प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो दल बदल नाम का कानून है आपको पता होगा, उसके आधार पर किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है उसके अंदर हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 10 के अंदर। आपको पता होगा अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी का बंदा है, अगर दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट डालता है या फिर अपना पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, इन दैट केस उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है और इट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, दिस इज मेंशन इन द शेड्यूल 10 विच वाज एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1985। आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर डिफेक्शन हुआ है या दल बदल हुआ है, अगर पार्लियामेंट्री लेवल पे लोकसभा या राज्यसभा में, तो आर्टिकल 102 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ पर्टिकुलर एमपी जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके खिलाफ लगाया जा सकता है। बट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्य में जो सरकारें हैं वहाँ पर अगर इस तरीके की कोई बात हुई है तो आर्टिकल 192 102 और 192 नंबर के आर्टिकल से जो है एंटी डिफेक्शन लॉज। ओके, at the state level as well as the central level. Next one, schedule number 11, schedule 11, it was added by the 73rd constitutional amendment in the year 1992। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड किया गया रिलेटेड टू पंचायती राज, जो कि महात्मा गांधी जी का सपना था। सो एक्ट रिलेटेड टू द पंचायती राज आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो इंडिया है, एक्चुअल इंडिया वो है वास करता है इंडिया के गाँव के अंदर। सो उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हमारे पास 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इन द ईयर 1992 और उसके अंदर 29 सब्जेक्ट वर एडिड जो कि बात कर रहे थे हमारे पंचायती राज के अंदर। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल वाज अडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959। ओके, बट इट वाज स्टार्टेड इन द आंध्र प्रदेश। सबसे पहले अडॉप्ट किया गया राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द पंचायती राज सिस्टम। ओके, सो शेड्यूल 11 टॉक्स अबाउट द पंचायती राज एंड इट वाज एडेड बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अब देखिए हमने बात की थी पहले भी कि टोटल 8 शेड्यूल्स वर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए 9th 10th 11th और 12th, इन सभी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ये देखने को मिल जाता है कि ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। तो प्लीज़ ये सब पॉइंट्स है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड किए गए हैं वो सब आप प्लीज़ नोट बनाइएगा। ओके, सो लास्ट पॉइंट है हमारे पास शेड्यूल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1992। 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शेड्यूल 12 को ऐड किया गया
इट टॉक्स अबाउट दी म्यूनसिपैलिटीज़, शहरों में जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। टोटल 18 सब्जेक्ट्स और एडेड इन द शेड्यूल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आज के वीडियो में हमने बात की टोटल 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आगे डिस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। सीखते रहेगा प्लीज़।